नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, पर्यावरण की टेस्ट सीरीज़ की अगर बात की जाए तो ये पहली टेस्ट सीरीज अपलोड की जा रही है। स्पेशल रूप से अगर देखी जाए तो आपका एमपी टेट और सी टेट के अलावा और भी जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती हैं अदर स्टेट की, उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है ये टेस्ट सीरीज़। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन रहेंगे आपके इस वीडियो में। टॉप अगर देखा जाए तो 15 क्वेश्चन रखे गए हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा आप लोग। ओके, सबसे पहले बात कर लेते हैं मानव शरीर के लिए सुखदायक ताप परिसर क्या होता है। दोस्तों सिंपल क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि मानव का जो सुखदायक ताप परिसर होता है वो कितनी डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, जिसमें मनुष्य को किसी प्रकार की क्या होनी चाहिए या हानि या बोल सकते हैं किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती इतने टेम्परेचर में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए टेम्परेचर। ओके, चलिए बात कर लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। तो सेकेंड क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है दोस्तों, ज्वालामुखी फटने पर कौन सा प्रकृति चक्र प्रभावित होता है। तो आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फास्फोरस जो चक्र होता है ज्वालामुखी के फटने से अधिक प्रभावित होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर बात की जाए तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की दर अधिकतम होती है। ये पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है वो कितनी अधिक होती है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की दर अधिकतम होती है 70 डिग्री सेल्सियस, जो ये होता है 70 डिग्री से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट में। ये फ़ारेनहाइट की बात की जा रही है, तो आप याद रखिए सेल्सियस की बात नहीं की जा रही है। तो आप याद रखिए 70 डिग्री से लेकर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। ओके, तो प्रकाश संश्लेषण की दर किस में अधिक होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे ये पूछा जा रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के मुख्य कारण कौन सी गैस उत्तरदायी होती है। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। ग्रीन हाउस प्रभाव के मुख्य कारण में कौन सी गैस उत्तरदायी होती है। ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं दोस्तों, उनमें से मुख्य रूप से जो उत्तरदायी गैस होती है उसका आंसर आपको बताना है। ये ABCD आपको आंसर दिए गए हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, और इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है दोस्तों, CO2 की मात्रा की वजह से अत्यधिक क्या होता है दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। तो सिंपल आप याद रखिएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव जैसे पौधा घर प्रभाव के नाम से भी जानते हैं, तो आप याद रखिएगा CO2 गैस की अत्यधिक मात्रा होती है वायुमंडल में, जिससे ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, ये सबसे अधिक उत्तरदायी होती है। सिंपल आप याद रखिएगा। ओके, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे ये पूछा जा रहा है कौन सा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है। तो ये आपके सामने ऑप्शन निकल के आते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके, कृषि से प्राप्त कचरा, और इसके अलावा औद्योगिक कचरा, रेडियो एक्टिव कचरा, और खानों से निकला हुआ जो कचरा होता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। तो आप लोगों को देखिए ये ऑप्शन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है। जल प्रदूषण की बात की जा रही है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृषि से प्राप्त कचरा, जो कृषि से प्राप्त कचरा होता है दोस्तों, वो जल प्रदूषण का एक मुख्य स्रोत नहीं होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए और बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे ये पूछा जा रहा है कि भारत में बाढ़ की चेतावनी कौन देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन, तो आप लोग विशेष रूप से याद रखिएगा। जो भारत में बाढ़ की चेतावनी देता है वो केंद्रीय जल आयोग देता है। कौन देता है, केंद्रीय जल आयोग बाढ़ की चेतावनी देता है। किस इलाके में बाढ़ आने वाली है ना, इसकी चेतावनी कौन देता है, केंद्रीय जल आयोग। ओके, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि ग्राम पंचायत क्या कार्य करती है। सिंपल है, ग्राम पंचायत क्या कार्य करती है। तो ये ऑप्शन आपके दिए गए, पहला ऑप्शन है आपका पानी के स्रोतों का रखरखाव करती है। और इसके अलावा सेकंड आपका ऑप्शन दिया गया है विद्यालयों का निर्माण करती है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर सी है गरीबी रेखा से नीचे लोगों की सूची बनाने का काम करती है। तो इसका ऑप्शन तीनों के तीनों राइट ऑप्शन हो जाएंगे। तो उपरोक्त सभी है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्योंकि जो ग्राम पंचायत होती है ये सभी प्रकार के जो अधिकार होते हैं ये ग्राम पंचायत को दिए जाते हैं। ओके, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कुछ इसका ग्राम पंचायत से रिलेटेड। देखिएगा 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था किसको, ग्राम पंचायत जो लागू की गई थी, ग्राम पंचायत जो प्रणाली थी उसको क्या संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था, तो 1992 में दिया गया था। ओके, तो आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है सिंपल, निम्नलिखित में से कौन सी आपदा पर्यावरणीय ह्रास के कारण उत्पन्न होती है। पर्यावरण के ह्रास के कारण कौन सी आपदा उत्पन्न होती है दोस्तों, आप याद रखिएगा। पर्यावरण की ह्रास के कारण कौन सी आपदा उत्पन्न होती है, तो आप याद रखिएगा ये ऑप्शन नंबर आपके दिए गए हैं, ये भूस्खलन, बाढ़ और सूखा और वनों की आग। तो ये ऑप्शन नंबर सभी के सभी राइट हो जाएंगे, ए बी सी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूस्खलन, बाढ़ और सूखा और वनों की आग। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। ओके, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है सिंपल दोस्तों, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, याद रखिएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का लाभ किस राज्य को मिल रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, वो काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। इसकी अगर बात की जाए इंदिरा गांधी नहर परियोजना की, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना की अगर लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई आप लोग याद रखिएगा 468 किलोमीटर में है इसकी लंबाई अगर बात की जाए। विशेष रूप से अगर याद रखिएगा ये राजस्थान के इलाके में सर्वाधिक लाभान्वित क्षेत्र होता है। अगर बात की जाए तो ये पूछ लेगा आपसे एग्जाम में कि कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक लाभान्वित होता है, तो आप याद रखिएगा राजस्थान ही एक ऐसा इलाका है जो सबसे अधिक लाभान्वित होने वाला क्षेत्र है इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से। ओके, तो आप विशेष रूप से याद रखिएगा। ओके, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है, जल जनित बीमारी का एक उदाहरण है। जल जनित बीमारी का एक उदाहरण है, सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आपके दिए गए हैं, डिप्थीरिया, टॉन्सिल, डायरिया, खसरा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डायरिया। कौन सा हो जाएगा, डायरिया। डायरिया किसकी वजह से होता है दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा, विषाणु या फिर आपके बैक्टीरिया वगैरह से, तो आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी। डायरिया जो होता है प्रोटोजोआ के माध्यम से होता है, ये जल जनित बीमारी यानी जल के द्वारा ही होती है, जल प्रदूषित होने की वजह से ये बीमारी होती है, डायरिया। ओके, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है सिंपल, संसार में पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत किसने की थी। संसार में, पूरे वर्ल्ड में बात की जा रही है, पूरे वर्ल्ड में पर्यावरण जागरूकता की जो शुरुआत की थी, आप नाम याद रखिएगा, विशेष रूप से याद रखिएगा, रसेल कार्न सर ने। ओके, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा गर्म रुधिरधारी जंतु नहीं है। इसमें गर्म रुधिरधारी जंतु की बात की जा रही है, कौन सा जो ऐसा जंतु है जो गर्म रुधिरधारी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपके दिए गए हैं, कबूतर, गौरैया, मनुष्य। तो आप लोग तीनों ऑप्शन जो हैं इसके आप याद रखिएगा, ये गर्म रुधिरधारी जंतु हैं, ये मनुष्य और गौरैया और कबूतर। ये कोबरा जो है ये सांप की प्रजाति है सर, बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोबरा जो है गर्म रुधिरधारी जो जंतु नहीं, ये इसकी श्रेणी में नहीं आता है। ओके, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, कम प्रकाश वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। सिंपल पूछा जा रहा है कि कम प्रकाश के क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे उन्हें क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सियोफाइट। सियोफाइट के ऐसे पौधे होते हैं जहाँ पर बहुत कम मात्रा में प्रकाश मिलता है, सो या बोल सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो बहुत कम मात्रा में हो पाती है यहाँ पर। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जुगाली करने वाले जंतु या पशु कौन सी प्रदूषक गैस छोड़ते हैं। सिंपल है और पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मीथेन। जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं वो कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मीथेन गैस छोड़ते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मीथेन गैस और कहाँ से निकलती है ये भी पूछा जा सकता है। तो अत्यधिक मात्रा में अगर देखा जाए तो आर्द्रभूमि जो क्षेत्र होते हैं, जो वेटलैंड क्षेत्र होते हैं, वहाँ से भी आपकी गैस निकलती है मीथेन। इसके अलावा जो धान के खेत वगैरह होते हैं उनसे भी ये मीथेन गैस निकलती है। ओके, तो ये चीज़ें आप थोड़ा माइंड में रखिएगा। ओके, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। ये पूछा जा रहा है आपसे कि धूम्रपान सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस उत्पन्न करता है। जो धूम्रपान होता है और वो कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में उत्पन्न करता है, तो आप याद रखिएगा, ये आपके ऑप्शन सामने आ रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो निलंबित कण, ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो निलंबित कण होते हैं जो वायुमंडल की उपस्थिति में होते हैं, वो किसके माध्यम से होते हैं, तो आप याद रखिएगा विशेष रूप से धूम्रपान की वजह से होते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन लास्ट रहेगा इस वीडियो का। और दोस्तों, वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। ओके, चलिए बात कर लेते हैं इस लास्ट क्वेश्चन की। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यानी WHO के अनुसार वायुमंडल में निलंबित कणों की अनुज्ञेय सीमा कितनी होती है। जो निलंबित जो कण होते हैं वायुमंडल में, उनकी अगर सीमा लिमिटेशन की अगर बात की जाए तो आप ये याद रखिएगा, ये 120 से 150 माइक्रोग्राम की
समथिंग होती है। कितनी होती हैं? 120 से 150 माइक्रोग्राम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो कंप्लीट होता है, और वीडियो अगर हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, अब मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, किसी नए सीरीज़ के साथ, और तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।